एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की जो टेस्ट सीरीज़ हमने चला रखी है और उसी टेस्ट सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे 33 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 34 हम करने वाले हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ हम करने लग रही है हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल बनाई गई है और इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम 100% करेंगे, 100 MCQ क्वेश्चंस देखेंगे और हर क्वेश्चन की डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम इसमें करने वाले हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ है, जो सब्जेक्ट जो इसके अंदर शामिल किए गए, जिन जिन सब्जेक्ट से 100% है वो सारे वही सब्जेक्ट है जो HSSC ने अपने नोटिफिकेशन में दिए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें? जीके है, हरियाणा जीके है, कंप्यूटर है, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। ये 7 टॉपिक हैं जिनसे 100% तैयार किए गए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें डाल रखे हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वो भी है जो HSSC ने पहले पूछ रखे हैं। PY के क्वेश्चंस भी इसी के अंदर शामिल हैं। 1 बाय 1 हम सारे के सारे प्रश्न इसमें सोल्व करेंगे। 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। ये जो टेस्ट सीरीज है जो हम करने लग रहे हैं, ये तैयार की गई है आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा और ये नीचे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे, सारी क्लासेस आपको मिलती रहें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 34 हम स्टार्ट करने लग रहे हैं और सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वो जीके का है। जीके के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, उसके बाद कंप्यूटर, हरियाणा जीके, ऐसे सीक्वेंस में हम आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है जीके का और इसमें है कि जो पांड्या राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? जो पांड्या डायनेस्टी थी, जो पांड्या जो राज्य था, उसकी जो प्रमुख नदी थी वो कौन सी नदी थी? ठीक है, ये इसमें पूछा गया है, पांड्या वंश से संबंधित है ये प्रश्न। अब इसके अंदर ऑप्शन दिया है, गोदावरी दिया है, तुंगभद्रा दिया है, कृष्णा दिया है और वेंगी नदी इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि पांड्या राज्य है, इसकी कौन सी लाइफलाइन इसमें कहा जाता है। अब इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले देखो, पांड्या राज्य की राजधानी क्या थी? पांड्या राज्य की राजधानी थी मदुरई। पांड्या राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरई राजधानी थी इनकी। पांड्या राज्य की जो प्रमुख जो नदी थी, जो जीवन रेखा जो नदी कहा जाता है, वो कौन सी थी? इनमें से कोई भी नहीं थी वो। जो पांड्या राज्य की जो जीवन रेखा जो नदी कहा जाता है वो ना तो गोदावरी थी, ना तुंगभद्रा थी, ना कृष्णा थी और ना ही वेंगी थी। वेंगी नहीं थी। देखो ऑप्शन में वेंगी नदी दिया है, वेंगी नहीं थी वो थी वैगई नदी। वैगई नदी थी वो। ठीक है, वैगई नदी थी जो पांड्या की जो लाइफ लाइन जो नदी कही गई वो वैगई नदी कही गई है, वेंगी नहीं था वो। आपको जो इसकी PDF मिलेगी ना, उसमें ऑप्शन डी आंसर मिलेगा जो गलत है। ये गलत है, वेंगी नहीं आएगा, वो वैगई नदी आएगा। ठीक है, VAIGAI वैगई नदी, ये नदी है जो पांड्या राज्य की जो जीवन लेखा जो लाइफ लाइन कही जाती है, वैगई नदी, ये ध्यान रखना। ये जो वेंगी नदी दिया गया है ना, ये किससे संबंधित थी? चालुक्य वंश से। वेंगी नदी किससे संबंधित थी? चालुक्य राज्यों से संबंधित थी। ठीक है, कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश के अंदर। वेंगी नदी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है ये, चालुक्य वंश की। और जो वैगई नदी जो पूछा पांड्या राज्यों की, ये है वेंगई नदी। तो इस प्रश्न के चारों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पांड्या राज्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई राजधानी थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 2। कौन सा युद्ध है जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? यानी कि ऐसा कौन सा युद्ध है जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया था, हमारे सैनिक हार गए थे, जो भी राजा था, उसके बाद भारत के अंदर मुस्लिम रूल की स्थापना हुई थी? तो वो जो युद्ध है, देखो सबसे पहले अगर आपको नहीं भी आता ना तो आप इतना याद रखो, देखो पानीपत की तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में। दूसरी हुई थी 1192 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। दूसरी हुई थी 1556 में। इसका मतलब मुस्लिम जो आए थे पहली लड़ाई में ही आए थे। अब देखो मुस्लिम आ चुके थे पानीपत की लड़ाई से पहले, तो या तो 1191 में आएंगे, 1192 में आएंगे मुस्लिम। तराइन की जो लड़ाई है दोनों किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गोरी। तराइन की 2 लड़ाई हुई थी, 1191 में पहली लड़ाई हुई थी, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी।
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी। तराइन की जो पहली लड़ाई थी 1191 की, उसमें कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान जीता था, मोहम्मद घोरी हार गया था। लेकिन दूसरी लड़ाई जब अगले साल हुई थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद घोरी जीत गया था। मोहम्मद घोरी जो एक मुस्लिम शासक था, यहाँ से भारत में मुस्लिम शक्तियों का आगमन शुरू हुआ था। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई से 1192 के अंदर हुई थी, मोहम्मद घोरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान किसकी वजह से हारा था? जयचंद की वजह से हारा था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये युद्ध भारत के इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण 1192 का, और इसी युद्ध के कारण भारत के अंदर जो है मुस्लिम जो शक्ति है उसकी स्थापना हुई थी। 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और जयचंद की वजह से ये हार हुई थी। जयचंद ने धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। तो इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में। अगला है प्रश्न नंबर 3। 1760 में जो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? वांडीवास की जो लड़ाई हुई थी 1760 के अंदर, वो किस किस के बीच में हुई थी? यानी कि एक तरफ तो अंग्रेज थे, ये तो सीधी इसमें लिख रखी है, दूसरे कौन थे? ठीक है, फ्रांसीसी थे, मैसूर था, स्पेन था, या फिर कार्नेटिक शासक था? तो जो 1760 का जो वांडीवास युद्ध हुआ था, 1760 में जो वांडीवास की लड़ाई हुई थी, ये हुई थी फ्रेंच के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में ये लड़ाई हुई थी वांडीवास की 1760 के एक्शन, और इसमें जीते कौन थे? ब्रिटेन जो था वो इसमें जीता था। विनर कौन था? ब्रिटिश थे। इसको हारने का क्या हुआ था फ्रेंच लोगों को? इन्होंने पुडुचेरी जो था, वर्तमान में जो पुडुचेरी जिसको बोलते हैं, पहले पांडिचेरी नाम था, इसको इनको अंग्रेजों को देना पड़ गया था। पहले पुडुचेरी है जो यानी कि पांडिचेरी जो बोलते हैं, उस पर फ्रेंच लोगों का अधिकार था, फ्रांसीसियों का अधिकार था। लेकिन वांडीवास की लड़ाई हारने के बाद इसको अंग्रेजों को देना पड़ गया था, अंग्रेजों का इसके ऊपर अधिकार हो गया था फ्रेंच लोगों के ऊपर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। वांडीवास की लड़ाई किसके बीच में थी? फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों के बीच में थी। विनर कौन थे? ब्रिटिश इसके विनर थे। अगला है प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 15 जो है, तो संविधान के अलग अलग अनुच्छेद बांट रखे हैं, 14 से 18 अलग है, फिर 19 से 22 अलग, इस हिसाब से जो भाग बांट रखे, तो ये पूछ रखा है जो आर्टिकल 15 है वो किस प्रकार का अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, या फिर समता का अधिकार है? ये आपको इसमें बताना है। धर्म आदि के आधार पर जो विभेद है उस पर प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंदर जिसका जिक्र किया गया है, और ये आता है राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किसके अंदर आते हैं? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 15 किसके अंदर आएगा? समानता का अधिकार। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला है प्रश्न नंबर 5, कौन सा स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कागज विनिर्माण उद्योग के लिए कौन सा जो है वो प्रसिद्ध है? यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहबाद और बल्लारपुर। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए कौन सा शहर इसमें है जो प्रसिद्ध है? ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। देखो ऑप्शंस के हिसाब से आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो अलग अलग दिए गए हैं भाई, 1 2 3, यानी कि जो मेन जो शहर दिए गए हैं इसमें से आपको बताना कौन कौन सा शहर है जो प्रसिद्ध है। देखो यमुनानगर जो हरियाणा के अंदर है, ये भी कागज विनिर्माण उद्योग के लिए है, हरियाणा में इसको पेपर सिटी कहा जाता है। गुवाहाटी असम भी है और बल्लारपुर भी है। शाहबाद जो है, शाहबाद ये हरियाणा का, ये कागज मिल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये ध्यान रखना। केवल 1 2 और 4, 1 2 और 4 नंबर पर जो जो शहर के नाम दिए हैं, तीनों शहर यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर, ये तीनों कागज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भारत में पहली बार जो कागज़ की बात हुई थी, कागज़ बनाने की कोशिश हुई थी, वो हुई थी 1816 के अंदर, 1816 के अंदर। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी ट्रैंक्योबार में, तंजौर के अंदर है, मद्रास के अंदर ट्रैंक्योबार है, वहाँ पर हुआ था, जो वर्तमान में तमिलनाडु का हिस्सा है। भारत के अंदर जो सबसे पहले जो कागज़ बनाने की जो फैक्ट्री लगी थी, पहली फैक्ट्री वो कहाँ लगी थी? लखनऊ के अंदर लगी थी। सबसे पहले फैक्ट्री कब लगी थी? 1879 के अंदर। इसके अलावा 1881 में कहाँ लगी थी? टीटागढ़ के अंदर।
टीटागढ़ के अंदर, ध्यान रखना। कागज़ बनाने की 2 फैक्ट्री लगी थी, 1879 लखनऊ में और 1881 टीटागढ़ के अंदर लगी थी। ये इसमें आपको ध्यान रखना है पेपर बनाने के, जो कागज़ हम बनाते हैं, ठीक है। जो भारत का जो 70% जो कागज़ होता है, 70% जो पेपर बनता है इंडिया का, वो कहाँ बनता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा, इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सभी स्टेट के अंदर बनता है भारत का 70% कागज़। इसके अलावा कुछ हिस्सा बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों के अंदर भी बनता है। ये जो बल्लारपुर है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। बल्लारपुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो ये 3 है, 1, 2 और 4 नंबर पर जो शहर दिए गए हैं, यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर, इन तीनों शहर में कागज़ बनाने का, कहने की जो कागज़ विनिर्माण उद्योग के लिए तीनों शहर प्रसिद्ध हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 के 3 आ जाएंगे, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 6। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसको जोड़ती है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ये एक रोड परिवहन है, नेशनल हाईवे है, ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ता है आपस में। स्वर्णिम चतुर्भुज ऐसे ये 4 शहरों को जोड़ता है, ठीक है। अब 4 शहर कौन से हैं? यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कोलकाता है, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन शहरों को जोड़ने वाला रोड है। और कितना किलोमीटर का है? ये 5846 किलोमीटर लंबा है ये रोड, ठीक है। 5846 किलोमीटर का ये रोड है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। एक स्वर्णिम चतुर्भुज का आकार का ही है, ठीक है। ऐसे करके अगर यहाँ पे दिल्ली है एक साइड मुंबई है एक साइड, चेन्नई एक साइड, कोलकाता, 4 जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया के, उनको ये रोड जोड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 7। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन टू फाइंड द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम? ए से लिखते हैं। एक्सेलरेशन किसे लिखा जाता है? एक्सेलरेशन ए से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? वो होती है वी। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो वो क्या आएगा? u + at बराबर -v के हिसाब से, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv/dt को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन हमें कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रॉपर जो सही इक्वेशन आएगी वो आएगा एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू टाइम के हिसाब से, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से चारों ही इक्वेशन ये गलत दी गई है। एक्सेलरेशन वाले में ऑप्शन ए नहीं आएगा, इसमें चारों ही इक्वेशन गलत दी गई है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके अंदर चारों ही ऑप्शन आई थिंक गलत दिए गए हैं, चारों के चार ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। जो प्रॉपर जो होगा एक्सेलरेशन निकालने का वो होता है a = dv/dt, ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। चारों ऑप्शन इसके अंदर गलत दिए गए प्रश्न नंबर 7 के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 8। जल में आसानी से क्या घुल जाता है? कार्बन, अमोनिया, नाइट्रोजन या फिर आयोडीन। जल में आसानी से घुलने वाला क्या है? तो जल में जो आसानी से घुलता है वो है अमोनिया। जल के अंदर आसानी से घुलने वाला क्या है? अमोनिया है इनमें से, ठीक है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 9। विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सिरका है वो कौन सा एसिड होता है? कई बार ये प्रश्न आता है ना, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिरका के अंदर। सिरका जो हम यूज़ करते हैं ना चाउमीन वगैरह बनाने के लिए, उसमें सिरका का प्रयोग है। तो इसमें कौन सा एसिड होता है सिरका के अंदर? तो वो होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है इसके अंदर? एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है सिरका बनाने के लिए। एसिडिक एसिड का फार्मूला क्या है? CH3COOH, ये होता है एसिडिक एसिड, ठीक है। जो सिरका होता है उसके अंदर पाया जाता है एसिडिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू के अंदर, लेमन। नींबू के अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, जो गैस्ट्रिक जो जूस होता है हमारे पेट के अंदर, वहाँ पर पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड होता है जो रस्ट वगैरह जो कपड़ों से हटाते हैं ना गंदगी, उसके लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर के अंदर कहाँ पाया जाता है? टमाटर के अंदर, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। तो विनेगर के अंदर पूछा, विनेगर के अंदर कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है।
सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? टोमेटो के अंदर, उसमें लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड और ये टोमेटो के अंदर, और हाइड्रोक्लोरिक अपने पेट के अंदर। तो प्रश्न नंबर 9 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका उत्तर हो जाएगा एसिडिक एसिड। अगला है प्रश्न नंबर 10। कोल्ड चैम्बर में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्यों? जो फलों को सुरक्षित रखा जाता है भाई, एक मौसम वालों को फलों को आगे तक, भाई जो फल मान लो गर्मी में आ रहे तरबूज, अगर किसी को सर्दी में चाहे तो मिल जाएंगे। कैसे मिलते हैं? जो फ्रूट है ना उनको एक ठंडी जगह रखे जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में इनको रखा जाता है। ठीक है, इस वजह से फ्रूट कई कई दिन तक चलते, ख़राब नहीं होते ये। तो इसमें पूछा जाएगा कोल्ड स्टोरेज में जो फ्रूट है वो ख़राब नहीं होते, काफ़ी दिन तक चल जाते, क्यों? देखो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, फ्रिज के अंदर रख दिया, टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पे? बहुत ही कम होता है। बहुत कम होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इस वजह से जो फ्रूट वगैरह है वो वहाँ पर रह जाते हैं, यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कम कर दी जाती है। ये मान के चलो कि कोल्ड स्टोरेज में रखने का मतलब है कि आदमी को बेहोश करके रखा जाता है वहाँ पे, ताकि ना कुछ खाने पीने को मांगे और ऐसे ही पड़ा रहे, वो चक्कर है इसका भी। फ्रूट वगैरह ऐसे रख देते उसके अंदर। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो डिक्रीज़ हो जाए, फूड आइटम जल्दी से गले नहीं, ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़े उनको। अगला है प्रश्न नंबर 11। किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू करी है? निंगल नालामा योजना, निंगल नालामा योजना का क्या मतलब होता है हिंदी में? आर यू फाइन? ये है, ये उस भाषा का शब्द है निंगल नालामा, उस स्टेट लैंग्वेज के। अगर हम इसका प्रॉपर मतलब देखें, इसका मतलब होता है आर यू फाइन, आप ठीक है, ये मतलब होता है इसका निंगल नालामा का। ये योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तमिलनाडु ने। किसने शुरू करी है निंगल नालामा योजना? तमिलनाडु ने शुरू करी है। निंगल नालामा, आर यू फाइन, ये इसका मतलब होता है। तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 12। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने समय में दोगुनी होने का अनुमान है? जो UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो एजेंसी है, इसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है कितने साल बाद डबल हो जाएगी? 50 साल, 100 साल, 150 साल या फिर 77 साल? तो ये जो डबल हो जाएगी, जो भारत की जनसंख्या डबल होने की बात चल रही है, वो चल रही है 77 साल में। अगले 77 ईयर्स के अंदर भारत की जो जनसंख्या है उससे डबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि लगभग 3 अरब जनसंख्या भारत की होने वाली है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट अबाउट मेन मेमोरी? जो कंप्यूटर के अंदर जो मेन मेमोरी होती है उसके संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन गलत है? यानी कि 3 ऑप्शन इनमें सही है। मेन मेमोरी से संबंधित 3 ऑप्शन इसमें सही है, चौथा ऑप्शन है जो गलत है। कौन सा ऑप्शन है जो गलत है इनमें से? देखो इसमें सबसे पहला है कि मैन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। बहुत सही बात है, जो मैन मेमोरी होती है वो हमेशा सबसे तेज होती है सेकेंडरी मेमोरी से। मैन मेमोरी इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। बिल्कुल, कंप्यूटर जो काम करता है ना वो मैन मेमोरी के ऊपर ही काम करता है, सेकेंडरी मेमोरी पर नहीं काम करता। और मैन मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्ट होती है। एक कंप्यूटर मैन मेमोरी के बिना चल सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होती है मैन मेमोरी। ठीक है, तो इसके यानी कि जो ऑप्शन बी दिया है वो गलत दिया है। इसे पूछा कि कौन सा गलत दिया है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि मैन मेमोरी के लिए बिजली बंद होने पर डाटा उड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर डायरेक्ट लॉस का कहते हैं ना हमने कंप्यूटर में सेव नहीं करा था, इसका मतलब वो मैन मेमोरी में ही होता है, इसलिए डाटा उड़ जाता है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत इसमें दिया गया है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 14। विंडो 10 क्या है? विंडो 10 क्या है? तो विंडो जो भी है विंडो क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो 7, विंडो 10, ठीक है, विंडो XP, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न नंबर सी क्या है? सी इज़ ब्लैक लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी किस लेवल की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाई लेवल की, लो लेवल की, असेंबली लेवल की, या फिर मशीन लेवल की? सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सी लैंग्वेज इज़ कॉमनली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ध्यान रखना है। ठीक
ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 16 है, जीएसटी किस पर अधिरोपित किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये किसके ऊपर मतलब किसके ऊपर लिया जाता है जीएसटी? तो ये लिया जाता है गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लिया जाता है। इसका जो नाम है जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कहाँ से लिया जाता है। तो जीएसटी कब लिया जाता है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स ये लिया जाता है, देखो हम कोई भी वस्तु खरीदे तो हमसे टैक्स लिया जाएगा, कंपनी जो बना रही है उससे नहीं, जो लास्ट में जो हमारे पास आएगा। एट द डेस्टिनेशन वेयर द गुड और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, उस गंतव्य पर जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की खपत होती है। जैसे हम कुछ भी लेके आ रहे हैं ना मार्केट से, तो उसके अंदर लास्ट में जीएसटी जोड़ के फिर हमारे पास बिल देते हैं। तो इसका मतलब बिल कौन भरेगा? जीएसटी कौन भरेगा? हम भरेंगे। जहाँ पर वस्तुओं की खपत होती है वहाँ पर जीएसटी, वो बंदा जीएसटी भरेगा। हमने मान के चलिए अगर कोई पैंट शर्ट भी लिया दुकान से, तो वो भी लास्ट में जीएसटी जोड़ के देता है, तो उसका बिल हमें भरना पड़ता है। कई दुकान वाले बोलते हैं पक्का बिल मत लेना, हमने जीएसटी भरना पड़ेगा, वो यही चक्कर होता है, इसलिए वो रेट बढ़ा के देते हैं। जीएसटी जो हमेशा जो लास्ट में कौन भरेगा? कस्टमर भरेगा जीएसटी, देसी भाषा में ये मतलब है। जहाँ भी उस चीज़ का यूज होगा वो जीएसटी भरेगा। अगला है प्रश्न नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखो जनगणना पूछी इसमें 2011 की, क्योंकि इसके बाद जनगणना हुई नहीं है। तो सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले नंबर पर कौन है? यूपी है। दूसरे नंबर पर कौन था? महाराष्ट्र था। तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पर कौन था? बिहार था। चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। ये भारत के टॉप 5 राज्य हैं जनसंख्या के हिसाब से। सबसे पहले नंबर पर है यूपी, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। इसने पूछा तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा? बिहार आएगा। तीसरे नंबर पर कौन है जनसंख्या में? बिहार है, और 2011 का डाटा है उसके हिसाब से ये दिया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 18, माना दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? जो माना पास है वो कौन से पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है? जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत, पीर पंजाल या फिर कुमायूनी? तो माना दर्रा जो है ये है कुमायूं पहाड़ी पे, कुमायूं जो रेंज है वहाँ पर है। ये कहाँ पर? ये उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर है माना दर्रा। कुमायूं जो पहाड़ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं हिमालय पर्वत की, वहाँ पर ये स्थित है कुमायूं, ठीक है, माना दर्रा। प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से हमारी हरियाणा जीके शुरू हो जाती है। प्रश्न नंबर 19 और यहाँ से हमारी हरियाणा जीके शुरू होगी। 22 प्रश्न अब हम हरियाणा जीके के करने वाले हैं। 1 बाय 1 सारे प्रश्न अब इसमें हम देखते हैं जो हरियाणा जीके से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19, तो हरियाणा जीके का पहला प्रश्न और प्रश्न नंबर 19 दिया है, हरियाणा राज्य 6 डिवीजन में बटा हुआ है, इनमें से कौन सा एक मंडल यानी कि एक डिवीजन नहीं है, ये आपको बताना है। हरियाणा राज्य 6 डिवीजन में है। कौन कौन से डिवीजन में मैं बताता हूँ। एक तो रोहतक है, एक फरीदाबाद है, एक हिसार है, इसके अलावा एक गुरुग्राम है, एक अम्बाड़ा डिवीजन है, ठीक है, कितने हो गए? 5। और एक फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, अम्बाड़ा, गुड़गांव और एक है रोहतक, ठीक है। ये 5 जो है वो हरियाणा के अंदर जो 6 डिवीज़न दे रखे हैं, रोहतक, अम्बाड़ा, फरीदाबाद, हिसार और एक था गुड़गांव, ठीक है। ये 6 डिवीज़न हैं जो हरियाणा के अंदर हैं। और इसमें से तो बच गया कौन सा? ऑप्शन सी जो भिवानी है वो हरियाणा में डिवीज़न नहीं है। भिवानी जो है वो इनमें हरियाणा में डिवीज़न नहीं है। भिवानी रोहतक डिवीज़न के अंदर आता है। भिवानी किस डिवीज़न के अंदर आता है? रोहतक डिवीज़न के अंदर आता है, ठीक है। रोहतक, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, अम्बाड़ा और लास्ट कौन सा रह गया? गुरुग्राम। ये 6 डिवीज़न है, 6 के 6 आपको नाम याद रखने हैं। इसमें क्या आ जाएगा उत्तर? कौन सा एक डिवीज़न नहीं है? वो है भिवानी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20, तराइन की दूसरी लड़ाई हमने पढ़ा था अभी। तराइन की दूसरी लड़ाई से ही भारत में मुस्लिमों का शुरू हुआ था, मुस्लिम शक्तियों का आगमन, और ये हुई थी 1192 में। किस किस के बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, उसको जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरी हुई थी 1192 में, उसने जीता था मोहम्मद गौरी ने। अच्छा, किसकी वजह से आ रहा था पृथ्वीराज चौहान? वो आया था जयचंद की वजह से। जयचंद की वजह से पृथ्वीराज चौहान हारा था। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को
ऑन द स्पॉट धोखा दे दिया था। इसी वजह से ही इंडिया के अंदर मुस्लिमों का शासन शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन हारा था दूसरी लड़ाई में, तो वो हारा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है वो तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गया था। प्रश्न नंबर 21 है कि हरियाणा के किस स्थान पर लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है। लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पर होता है? दारूहेड़ा, हिसार, पानीपत या सिरसा? तो वो होता है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लोहे के जो पाइप हैं हरियाणा के अंदर जो बनाए जाते हैं वो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। स्टील सिटी ऑफ हरियाणा भी हिसार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा चुनाव के सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर हैं? गुड़गांव, पानीपत, हिसार या यमुनानगर? तो वो सबसे ज़्यादा है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कितने हैं हिसार के अंदर? 7 हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले के अंदर है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 7 विधानसभा क्षेत्र है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बाकी गुड़गांव, पानीपत, यमुनानगर यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं सभी के अंदर। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र है और वो कितने हैं? 7 हैं। अगला है प्रश्न नंबर 23, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? सबसे सक्सेसफुल हीरो कौन है हरियाणवी फिल्मों का? देवी शंकर प्रभाकर, अनूप सिंह, जगत जाखड़ और सुनील दत्त? तो वो है जगत जाखड़। जगत जाखड़ जो चंद्रावल फिल्म में जो हीरो थे मेन लीड रोल में, जगत जाखड़। हरियाणवी फिल्मों के सर्वाधिक सक्सेसफुल हीरो जो माना जाता है वो है जगत जाखड़ को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब। प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब किसे कहा गया है? सूरजमल, भानमल, वीरभान या फिर मदन सिंह? तो प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब की बात करें तो वो कहा गया है सूरजमल को। सूरजमल क्या कहा? प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब इसको कहा गया है। सूरजमल कहाँ का शासक था? ये था भरतपुर का। भरतपुर का शासक था ये सूरजमल। इसको कहा गया था प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि हरियाणा सरकार ने जो बीपीएल के जो परिवार हैं उनके वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? जो सीनियर सिटीजन्स है बीपीएल फैमिली के, उनके लिए कौन सी स्कीम हरियाणा सरकार ने शुरू करी है? भाग्य ज्योति, बेटी पढ़ाओ, अन्न भाग्य या फिर तीर्थ दर्शन? तो वो करी थी तीर्थ दर्शन योजना। तो हरियाणा सरकार ने जो बीपीएल के जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, तीर्थ दर्शन योजना। अगला है प्रश्न नंबर 26, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्ट वाड्रा जो मानेसर के अंदर जो गुड़गांव के अंदर जो जमीन घोटाले का जो मैटर चल रहा है उसकी जांच आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? जस्टिस एस.एन. धिंगड़ा, जस्टिस एस.एफ. सेन, जस्टिस के.एल. सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो रॉबर्ट वाड्रा जो लैंड डील है उसकी जांच के लिए जो आयोग के अध्यक्ष है वो है जस्टिस एस.एन. धिंगड़ा। ये अध्यक्ष थे, जस्टिस एस.एन. धिंगड़ा ये अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? तो वो हैं लगभग 140 के तकरीबन। सामुदायिक विकास खंड हरियाणा के अंदर लगभग कितने हैं? यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक जो कहा जाता है, और वो है 130 से लेकर 140 तक, यानी कि 140 का अप्रोक्सीमेट टोटल वो है सामुदायिक विकास संघ जो है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 28, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? प्रताप सिंह, नाहर सिंह, विजय सिंह या महावीर सिंह? तो बल्लभगढ़ का कहीं भी जिक्र आए या फिर राजा नाहर सिंह का कहीं भी जिक्र आए, राजा नाहर सिंह कहीं पूछा जाएगा तो बल्लभगढ़ आएगा, बल्लभगढ़ का कहीं जिक्र है तो वहाँ राजा नाहर सिंह आएगा। तो 1857 में बल्लभगढ़ से किसने बलिदान दिया था? राजा नाहर सिंह ने। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना हरियाणा के किस जिले में है? हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल बनती है वो कहाँ पर बनती है? ये बनती है कहाँ पर? धारूहेड़ा में। कहाँ बनती है ये? धारूहेड़ा के अंदर। और धारूहेड़ा कहाँ पर है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। अगला है प्रश्न नंबर 30,
कौन हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे? यानी कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो हरियाणा के सबसे पहले जो सीएम चीफ मिनिस्टर थे वो कौन बने थे? बंसीलाल, राव बिरेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा या फिर बनारसी दास गुप्ता? तो हरियाणा के जो पहले सीएम बने थे वो बने थे भगवत दयाल शर्मा। कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा। 1966 से लेकर 1967 का इनका टेन्योर था लगभग 10 महीने का। उसके बाद बने थे राव बिरेंद्र सिंह। राव बिरेंद्र सिंह कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी, ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे राव बिरेंद्र सिंह। और हरियाणा के पहले सीएम बने थे भगवत दयाल शर्मा 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ। एक तो जो हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है, हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है, जो नए मंत्री जो बने हैं हरियाणा की जो सरकार में, उसमें आपको ध्यान रखना है किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, ये आपको ज़रूर देखना है। दूसरा, आपको सूरजकुंड मेले का प्रश्न करना है। सूरजकुंड मेले के ऊपर प्रश्न आएगा। भाई सूरजकुंड मेला कौन से महीने में लगता है, कहाँ पर लगता है, थीम स्टेट कौन से थे, थीम कंट्री कौन सी थी? ये 4-5 प्रश्न सूरजकुंड मेले के, ये मंत्रिमंडल का देखना है। एक जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो धार्मिक स्थल है ना, वो आपको देखने हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जो धार्मिक स्थल है कौन सा है, कहाँ पर है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कुरुक्षेत्र भी। सूरजकुंड मेले के ऊपर प्रश्न आएगा, हरियाणा का मंत्रिमंडल उससे प्रश्न आएगा, कुरुक्षेत्र जो जिला है उससे संबंधित प्रश्न आएगा। ये 3 टॉपिक जरूर कुछ है। पेपर 10 सेट में होना तो 10 के 10 सेट में तीनों टॉपिक आएंगे। इन तीनों टॉपिक से 3 प्रश्न सीधे के सीधे पेपर में आपको मिलेंगे, कुरुक्षेत्र से, सूरजकुंड मेला और हरियाणा का मंत्रिमंडल। ठीक है, एक आधा टॉपिक और होगा, वो मैं आपको जो क्वेश्चन देख के याद आएगा तो आपको बता दूंगा उस समय। तो प्रश्न नंबर 31 जो है ये है सूरजकुंड मेला से संबंधित। सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है फरीदाबाद के अंदर। कहाँ लगता है? फरीदाबाद के अंदर। हर साल किस महीने में लगता है? फरवरी के महीने में। और इसको क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट मेला बोलते हैं। ठीक है, हस्तशिल्प मेला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोले? हस्तशिल्प मेला इसको कहा जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो क्राफ्ट फेस्टिवल है इसको हस्तशिल्प मेला कहा जाता है। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर फरवरी महीने में ये लगता है। ये इस मेले में अब की बार की बात करें, अगर 2025 की बात करें, जो थीम स्टेट था, थीम स्टेट कौन कौन सा था? एक तो था मध्य प्रदेश और दूसरा था उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा 2 राज्य थीम राज्य थे अब की बार। थीम कंट्री की बात करें तो जो बिम्स्टेक के जो देश हैं, बिम्स्टेक के जो देश हैं वो सारे 2025 सूरजकुंड मेले के थीम कंट्री के रूप में थे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा 2024 के आपको थीम कंट्री और थीम स्टेट याद कर लेने हैं, 24 का भी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 31 सूरजकुंड मेले की सारी जानकारी आपको दे दी है। कब लगता है? ये फरवरी महीने में लगता है, फरीदाबाद के अंदर है। हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प मेला इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है। कौन सा मुक्केबाज हरियाणा से है जो बाद में पेशावर बन गया था? प्रोफेशनल बॉक्सर कौन बना गया था? और वो बन गया था विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह है जो बाद में पेशेवर जो बॉक्सर है वो बन गया था। प्रश्न नंबर 33 है। महात्मा गांधी का हत्यारे नथुराम गोडसे को किस सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? नथुराम गोडसे को कहाँ फांसी दी गई थी? सूरजकुंड, अम्बाड़ा, करनाल या फिर हिसार? अच्छा, अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो इसमें लास्ट में एक प्रश्न और ऐड कर दिया कि इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। और ये किसको कहा जाता है? ये जो मिक्सी सिटी है हरियाणा की, मिक्सी सिटी किसे कहा जाता है? अम्बाड़ा को। तो अम्बाड़ा की सेंट्रल जेल के अंदर नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी थी 30 जनवरी को। ठीक है, सेंट्रल जेल अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, मिक्सी सिटी भी इसको कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अम्बाड़ा जेल के अंदर जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। प्रश्न नंबर 34 है कि कौन सी झील हरियाणा में नहीं है? कौन सी झील हरियाणा में नहीं है? कोटला झील, दमदमा झील, चिल्का झील या फिर खलीमपुर झील? देखो, कोटला झील जो है ये लगभग जो है बाउंड्री पे है, दिल्ली और हरियाणा की बाउंड्री पर कोटला झील है ये। ठीक है, इसको हालांकि हरियाणा के अंदर माना भी जाता है कुछ हिस्सा भी, ये बाउंड्री पर है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना तो इसमें से सीधी सी बात है चिल्का झील है। चिल्का कहाँ पर है? ये है उड़ीसा के अंदर।
तो इनमें से कौन सी झील हरियाणा में नहीं है, वो चिल्का झील आएगा। ठीक है, चिल्का झील है, ये हरियाणा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, ये है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, डोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से है? डोसी की पहाड़ी आपने नाम सुना होगा, कहाँ पर है ये? नारनौल के अंदर। नारनौल के अंदर कहाँ पर है? कुलताजपुर गांव के अंदर, कुलताजपुर गांव के अंदर, नारनौल के अंदर। डोसी की पहाड़ी किस ऋषि से संबंधित है? यह है च्यवन ऋषि से संबंधित। डोसी की पहाड़ी का संबंध किस ऋषि से है? च्यवन ऋषि से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, च्यवन ऋषि। प्रश्न नंबर 36 है, पानीपत के बाहुल्य में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के अंदर, तो पानीपत के अंदर लगी ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी ऑफ IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड वालों की ऑयल रिफाइनरी, जो तेल शोधक जो कारखाना बोलते हैं ना, जो वो ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है पानीपत के बाहुल्य के अंदर। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है कि दंगल फिल्म में आमिर खान ने किसका किरदार निभाया था? दंगल फिल्म के अंदर तो वो निभाया था महावीर सिंह फोगाट का। महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था आमिर खान ने दंगल फिल्म के अंदर। प्रश्न नंबर 38 है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? राजीव गांधी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पर है? अक्षय ऊर्जा पार्क, जो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है, ये कहाँ पर है? गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत या फिर पानीपत? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, और ये है गुड़गांव के अंदर। कहाँ पर आएगा? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, हरियाणा का कौन सा शहर हरियाणा का हृदय कहा जाता है? यानी कि प्रश्न है कि हरियाणा का हृदय कौन सा शहर हरियाणा के मध्य में जो स्थित है वो कौन सा है? वो हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा किस शहर को कहा जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? तो वो सभी को पता है, किसको कहा जाता है? जींद को। जींद डिस्ट्रिक्ट। जींद डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। यानी कि जिस दिन हरियाणा बना था तो हरियाणा में 7 ज़िले बने थे, उसमें से एक ज़िला जींद भी था। इसको हरियाणा का हार्ट, हरियाणा का दिल इसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 दिया है, इसमें कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें बताना कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला है कि सबसे अधिक भैंस जो है वो हरियाणा के जींद में पाई जाती है। सबसे अधिक भैंस हरियाणा में कहाँ पाई जाती है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है। जींद में चमड़ा साफ करने का काम मुख्य रूप से किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जींद डिस्ट्रिक्ट से दे रखी है। सबसे अधिक भैंस पाली जाती है, सबसे अधिक चमड़ा साफ किया जाता है, घग्गर और यमुना नदी की जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। ठीक है, तो यानी कि उपरोक्त सभी तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही दी गई है, ऑल ऑफ द अबोव। प्रश्न नंबर 40 में 40%, यानी कि यहाँ पर हमारी हरियाणा जीके भी कंप्लीट हो गई। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके 3 टॉपिक हमारे पूरे हो गए। अब 15 प्रश्न आएंगे इंग्लिश के, 15 हिंदी के, 15 गणित के और 15 रीजनिंग के करके। तो प्रश्न नंबर 41 से हमारी यहाँ से इंग्लिश शुरू हो रही है। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लेना, PDF आपको मिलेगी। पहली बार क्लास देख रहा तो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 41 और इंग्लिश यहाँ से शुरू होती है। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। लेविश। लेविश जो शब्द है इसका पर्यायवाची बताना है आपको। लेविश का मतलब क्या होता है? जो अत्यधिक खर्चीला हो, जो ज़्यादा पैसे खर्च करे, लेविश। इसका पर्यायवाची बताना है। फ्री क्या होता है? मुफ्त का हो गया। लिबरल क्या हो गया? लिबरल हो गया उदार। स्टिंगी क्या हो गया? ये हो गया कंजूस। ठीक है, लेविश यानी कि खर्चीला। आपको बताना है कि इसका सिनोनियम क्या होगा। तो इसका चारों ही ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। लेविश का जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत है। इसका क्योंकि क्या पूछा है? सिनोनियम पूछा है। तो लेविश का जो सिनोनियम बनेगा वो बनेगा एक्सपेंसिव। क्या बनेगा? एक्सपेंसिव बनेगा लेविश का सिनोनियम। अगर एंटोनियम पूछता तब हम स्टिंगी कह देते। अगर इसका एंटोनियम पूछता तो हम स्टिंजी कह देते। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस और लेविश का मतलब होता है अत्यधिक खर्चीला। तो इसका सिनोनियम जो हो, चारों ऑप्शन गलत दिए हैं, इसका सिनोनियम आएगा एक्सपेंसिव। प्रश्न नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, आपको 1 वर्ड बताना है। सेंटेंस दिया है द डेड बॉडी ऑफ एनिमल।
किसी भी जानवर की जो मरी हुई जो डेड बॉडी है उसको क्या कहते हैं, मरे हुए जानवर की जो लाश है उसको क्या कहते हैं? स्कल मतलब खोपड़ी, स्केल्टन मतलब कंकाल तंत्र, वेस्पर मतलब संध्या का तारा, और यह है करकास ये बोला जाता है लाश को, द डेड बॉडी ऑफ एनिमल ये उसको कहा जाता है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है और इसमें भी आपको वन वर्ड बताना है। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल, एक ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करके जीवित रहता है, दूसरे जानवर को खाने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? परभक्षी। इसको क्या बोलते हैं? परभक्षी इसको कहा जाता है। एम्फीबियन तो वो होते हैं जो पानी और जल धरती दोनों के ऊपर चलते हैं, जैसे कछुआ, मेंढक, इनको पानी में छोड़ दो धरती पर दोनों जगह चलेंगे। क्वाड्रप्ट का मतलब होता है चार पाई जानवर, चार पैरों वाला। बाईपैड मतलब दो पैर वाला जानवर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है और आपको इसमें से बताना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। चार में से तीन वर्ड की स्पेलिंग सही है, एक की स्पेलिंग गलत है, वो आपको बताना है कौन सी गलत है। गारंटी, GUARANTAA, गारंटी, गारंटी मतलब जमानत या विश्वास, पक्का वादा। ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है? भव्य, शानदार। ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, क्या होता है? कृतज्ञ। गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत है, वो क्या आएगा? गवर्नमेंट, GORVEN, ये यहाँ पे क्या आएगा? बीच में N आएगा, गवर्नमेंट, सरकार। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन सी वाली, गवर्नमेंट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड बताना कौन सी स्पेलिंग गलत दी गई है। पॉलिटिशियन की स्पेलिंग सही है, पोजेशन की सही है, प्रोबेबल की स्पेलिंग सही है। प्रिजर्वेंस की स्पेलिंग गलत है, प्रिजर्वेंस की स्पेलिंग इसमें गलत दी गई है। PERSEVERANCE, प्रिजर्वेंस। ये जो ई दे रखा है यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। ई दे रखा है यहाँ पे क्या आएगा? ई की जगह ए आएगा। प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस का मतलब क्या होता है? दृढ़ता, क्या होता है? दृढ़ता, दृढ़ता। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, जो गलत स्पेलिंग दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 और आपको इसमें बताना है ईडियम। ईडियम का क्या अर्थ है? हरास्ड बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ इनजस्टिस ही डिसाइडेड टू पुट हिज फुट डाउन। टू पुट हिज फुट डाउन, पैर नीचे मोड़ देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉट टू यील्ड, नॉट टू यील्ड। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें भी आपसे क्या पूछा गया? ईडियम पूछा गया है। सेंटेंस क्या है? ए मैन ऑफ स्पिरिट, ए मैन ऑफ स्पिरिट, इसका ईडियम आपको बताना है। ए स्पिरिचुअल पर्सन, ए वेरी टैलेंटेड पर्सन, ए यूनिक पर्सन, ए वेरी करेजियस पर्सन। तो ए मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है ए वेरी करेजियस पर्सन, एक बहुत ही साहसी आदमी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, क्या आएगा? खालिस्तान आपको भरना है। द सस्पेक्ट वाज टेकन टू द पुलिस, जो संदेह था जिस व्यक्ति पर उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बट ही रिवील्ड नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी उजागर नहीं किया। इन द ब्लैंक, किसमें उसने उजागर नहीं किया? मतलब उसके जो है इंटेरोगेशन हुई थी, पुलिस ने उससे पूछताछ करी थी। पुलिस स्टेशन ले जाएगा तो क्या होती है हमारी? इंटेरोगेशन। तो जो सस्पेक्ट था उसको थाने ले जाएगा, लेकिन इंटेरोगेशन में उसने कुछ भी उजागर नहीं किया, ठीक है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ जो पुलिस करती है वो। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, खालिस्तान आपको भरना है। इफ़ यू फेल टू, अगर आप फेल हो जाते ब्लैंक यूर अथॉरिटी प्रॉपरली, दे विल नॉट ओबे यू, वे आपका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, एक्सरसाइज और एनकाउंटर, तो वो होता है आइडेंटिफाई। अगर आप जो है आपकी अथॉरिटी जो है उसको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाओगे तो वो आपका अवज्ञा करेंगे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और इसमें बताना आपको ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है ये आपको बताना है इसके अंदर।
सेंटेंस क्या दिया है, कंप्यूटर्स एवरीवेयर यूज रैंडम नंबर्स एज कीज टू अनलॉक इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। इस सेंटेंस के अंदर आपको बताना है एरर कहाँ पर है, एरर कहाँ पर है। इसमें देखो क्या है, कंप्यूटर्स एवरीवेयर यूज रैंडम नंबर्स एज की टू अनलॉक। यहाँ पर लॉक्ड की जगह क्या आएगा, लॉक आएगा। क्या आएगा, लॉक आएगा। और ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में लॉक्ड की जगह क्या आएगा, लॉक आएगा। ये इसके अंदर एरर दिया गया है प्रश्न नंबर 50 के अंदर। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 51। और क्वेश्चन नंबर 51 में जो दिया है वो दिया है ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है सेंटेंस के अंदर कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस दिया है, इट मेक्स अस रियलाइज हाउ अनस्टेबल आवर एजुकेशन सिस्टम आर बिकॉज इट कैन नॉट हेल्प अस डील विद लाइफ्स मोस्ट बेसिक इश्यूज। और इस सेंटेंस में आपको बताना है कि एरर कहाँ पर है। देखो इस सेंटेंस में एक छोटा सा एरर है बिल्कुल, जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। देखो ये देखो, इट मेक्स अस, इट सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ एस या ई एस आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस आ गया। ठीक है, रियलाइज हाउ अनस्टेबल आवर एजुकेशन सिस्टम, आवर एजुकेशन सिस्टम, ये क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसके साथ आर नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा एरर यहाँ पर दिया गया है। अगर ये होता अब एजुकेशन सिस्टम्स, अगर यहाँ पे एस होता जब तो आर आ जाता, लेकिन एजुकेशन सिस्टम होता, सिस्टम्स होता भी नहीं है वो। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ पर जो एरर दिया है, एरर है वो दिया है यहाँ पर आर, और आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। यानी कि जो दिया है ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर है जो एरर है सेंटेंस के अंदर, और वो भी कहाँ पर, आर, आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, ये इसके अंदर एरर दिया गया है तो छोटा सा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको सब्सटीट्यूट करना है, और ये यहाँ से द जज विल हियर द केस, ये जो सेंटेंस, ये जो लाइन दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, इसको ये चेक करना है पहले सही है या गलत है। अगर ये सही है तो आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। अगर कुछ चेंज करना है तो आपको ए बी सी 3 ऑप्शन दे रखे, उसमें से बताना कौन सा ऑप्शन फिर इसकी जगह आएगा। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, द कन्विक्ट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द जज विल हियर द केस टुमारो। अब देखो सिंपल सा एरर यहाँ पे पहले ही दिखाई दे रहा है, विल के साथ हियर नहीं आएगा, क्या आएगा, हियर आएगा। पहली बात तो ये हो गया, छोटा सा तो एरर यही दिखाई दे दिया। ठीक है, बाकी आगे कोई एरर इसमें है नहीं। विल है, सेल, विल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देख लो कौन सी जगह दिया गया है, द जज विल हियर, जज हियर्स ए केस, ये तो गलत है क्योंकि टुमारो की बात होगी तो विल आएगा ही। जज विल हियरिंग नहीं आएगा, तो फिर विल बी हियरिंग आएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है विल बी प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, जज विल हियर द केस टुमारो, क्योंकि यहाँ पे टुमारो दिया है इसलिए फ्यूचर टेंस आएगा यहाँ पे। द जज विल हियर द केस टुमारो, हियर्ड ये नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, और वो भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। आपको बताना है कुछ करेक्शन है, मतलब होगा या नहीं होगा। न्यूली लॉन्च्ड मोबाइल फोन एप्लीकेशन हैज़ बीन ए ग्रेट सपोर्ट फॉर पीपल इन रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री, और ये एरर है एप्लीकेशन, यहाँ से एप्लीकेशन हैज़ बीन ए ग्रेट सपोर्ट। इसमें बताना है ये सही है या कुछ करेक्शन चाहिए इसमें। देखो द न्यूली लॉन्च्ड मोबाइल फोन एप्लीकेशन, ठीक है सही है, हैज़ दे दिया, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, वो है, ये हैज़ बीन हैव बीन वाला नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है क्योंकि उसमें सिंस या फोर वो उस हिसाब से आता है। ठीक है, तो हैज़ बीन ए ग्रेट स्पोर्ट फॉर पीपल इन ए रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। इसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही ये दिया गया है, नो इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये बी की थर्ड फॉर्म दी गई है बीन, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 और 55, और इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर करना है। पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर करना है पैराग्राफ के हिसाब से, और ये आपको मिलेगा पीडीएफ में से।
इस क्लास की आपको PDF मिलेगी, उसमें से आपको पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर करने हैं। और PDF कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब का, वहाँ से नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका। और जो पहले बार यूट्यूब पर क्लास देख रहा है वो भी यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 पूरा हो गए, यानी कि 55 का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश भी हमारी पूरी हो गई। ठीक है, इसी के साथ हमारे इंग्लिश का जो टॉपिक था, इंग्लिश के जो पर्सन थे वो हमारे पूरे हो गए। ठीक है, जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके और इंग्लिश। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है हिंदी। अब हम 15 प्रश्न करेंगे हिंदी के। प्रश्न नंबर 56 और यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। हिंदी का पहला प्रश्न है, प्रश्न दिया है उदात्त का विलोमार्थी शब्द बताओ। उदात्त का विपरीत अर्थक शब्द बताना है। उद्दत, अनुदात, दानशील या फिर क्षमावान। तो उदात्त का जो विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा अनुदात, अनुदात। उदात्त का जो विलोम शब्द बनेगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 56 का। प्रश्न नंबर 57 दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? ये देखो नहीं है, इसका मतलब इसके अतुल का 3 मतलब दे रखे हैं, 3 मीनिंग अतुल के हैं, समानार्थी शब्द दिए हैं, चौथा नहीं है। ठीक है, अतुल का मतलब क्या होता है? अनुपम। अतुल का मतलब क्या होता है? अनुपम होता है, अनोखा होता है, अपूर्व होता है। लेकिन जो अनल है, अनल, अनल ये किसका होता है? आग का। अनल किसका पर्यायवाची है? आग, अग्नि, उसका पर्यायवाची शब्द होता है अनल। ठीक है, तो अतुल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं आएगा? अनल नहीं आएगा। ठीक है, अनल किसका पर्यायवाची है? आग का, अग्नि का। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 57 का। अगला है प्रश्न नंबर 58। इसमें दिया है, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। ठीक है, लूट, डुंगरी, अवतार, ठग। तो इनमें से जो शब्द है जिसका अर्थ भिन्न होता है वो है डुंगरी। डुंगरी शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 58 का। ठीक है, अगला है, दिन और दीन का क्या अर्थ होता है? सही अर्थ बताओ युगम का। दिन और दीन, तो पहले वाला दिन तो होता है जो दिवस होता है हमारा, दिन बोलते हैं ना भाई, आज सोमवार है, कौन सा दिन है, कैसा दिन गया आपका, वो। और ये दीन, दीन मतलब होता है गरीब आदमी, दीन होता है गरीब आदमी। और ये जो सारी बात दी गई है दिन और दीन, यानी कि दिवस और गरीब, ये दिया है ऑप्शन ए के अंदर। दिन का मतलब हो गया दिवस और दीन का मतलब हो गया गरीब। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 59 का। दिन और दीन का सही अर्थ बताया गया है इसमें। अगला है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में क्या पूछा है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। ये बोलते हैं ना कि काफ़ी अभूतपूर्व घटना घटी है, ऐसी घटना जो पहले कभी ना हुई हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 61 है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? देखो ये 2 शब्दों से बना है, किससे? धातु प्लस उष्मा, धातु प्लस उष्मा को मिलाकर बना धातुष्मा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है दीर्घ संधि। धातुष्मा शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि इसके अंदर दी गई है, जैसे वधुत्सव, लगुर्मी, सिंदूरमी, सादुर्जा। तो धातुष्मा इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन बी था, प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 62। इसमें दिया है, तत्पुरुष समास का उदाहरण बताओ। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताओ। आजीवन, सादर, राष्ट्रपति या फिर निशाचर। तो इसमें से राष्ट्रपति जो है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति ऑप्शन बी के अंदर जो दिया है वो है तत्पुरुष समास। जिस समास का प्रथम पद प्रधान, अप्रधान हो और अंतिम पद प्रधान हो, जिसमें जो पिछला पद है ना वो प्रधान हो, ठीक है, उसे तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे राष्ट्रपति तत्पुरुष समास है। आजीवन के अंदर कौन सा समास है? अव्ययीभावी समास। कौन सा समास इसके अंदर? अव्ययीभावी समास। सादर, सादर के अंदर भी अव्ययीभावी समास है। ठीक है, निशाचर इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास है निशाचर के अंदर। ये चारों आपको ध्यान रखने हैं।
आजीवन और सादर के अंदर कौन सा समास है? अव्ययी भावी समास। ठीक है, और निशाचर के अंदर कौन सा है? बहुव्रीहि समास। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंदर कौन सा समास दिया गया है? तत्पुरुष समास इसके अंदर दिया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 दिया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करो। 4 वाक्य दे रखे, आपने बताने इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। पहला है कि आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। दूसरा है कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं। तीसरा है कि उसने खाना खाया और सो गया। चौथा है कि परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो संयुक्त वाक्य किससे जोड़ते हैं? और, या, तथा, इन सभी शब्दों से जोड़े जाते हैं संयुक्त वाक्य। और इसमें है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में और का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उसने खाना खाया और सो गया। आप चाय पिएंगे या मैं ठंडा मंगवाऊं, ये सारे किसके हैं? संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 64 और उसमें है कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार वो जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जो पहला वर्ण हो उसकी बार बार आवृत्ति हो। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है कहाँ पर है। देखो, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार बिना हो, ये तो गलत है। एक शब्द की अधिक बार, एक शब्द की अधिक बार नहीं होती, वो तो उपमा वगैरह अलंकार होता है जिसमें एक शब्द अधिक बार और अलग अलग मतलब हो दोनों का, वो अलग है। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन, ये भी गलत है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति, किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति। ठीक है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पर चे 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 जो वर्ड है ये बार बार रिपीट हुआ है। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज देश का उजियाला, इसमें मैं जो शब्द है वो बार बार रिपीट हो रहा। तो कौन सा अलंकार होता है इसमें? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जिसमें। अगला है प्रश्न नंबर 65। अंधे की लकड़ी, इसका क्या तात्पर्य है? अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एक ही सहारा, एकमात्र सहारा और कोई दूसरा सहारा ना हो। जैसे बहुत एक ही कहावत सुनने को मिलती है कि श्रवण अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी था। श्रवण कुमार वो अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। ठीक है, बुढ़ापे में लोग अंधे की लकड़ी यानी कि उनका एकमात्र सहारा उनकी संतान होती है। अगला है प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है, यानी कौन सा वर्ण है जो कंठ से बोला जाता है? कंठ वर्ण बताना है। उ, ई, ए, ई। तो इनमें से कंठ वर्ण की बात हुई है तो कंठ वर्ण कौन सा आएगा? ए है। ए जो है वो कंठ वर्ण का उदाहरण है। ई और ई ये जो दोनों, ये किससे बोले जाते हैं? तालु से, ये तालव्य वर्ण है। और उ जो है ये है ओष्ठ वर्ण, ओठ से बोला जाने वाला वर्ण। तो प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा ए। अगला है प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से सही शब्द चुने। सही शब्द का आपको चुनाव करना है, कौन सा सही लिखा है? आदर्श, 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 आदर्श। देखो सीईटी के पेपर में एक शब्द पूछा गया था आशीर्वाद। आशीर्वाद शुद्ध कैसे लिखें, तो ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो इसमें से आदर्श का सही पूछा तो आदर्श लिखा जाता ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो दिया है ये आदर्श शब्द का शुद्ध रूप दिया है, आदर्श ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 68। इसमें पूछा कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल जो शब्द होता है इसमें कौन सी संज्ञा है? देखो राज्यपाल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, राज्यपाल एक जाति के हिसाब से जातिवाचक संज्ञा। कैसे? क्योंकि राज्यपाल जो है वो सभी राज्यों का अलग अलग होता है। अगर ये बोल दिया राज्यपाल, इसका मतलब सभी राज्य के राज्यपाल इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अगर ये बोल दिया अध्यापक तो इसका मतलब सारे अध्यापक आ गए, हर सब्जेक्ट के अध्यापक इसके अंदर शामिल हैं। ऐसे बोल दिया मंत्री तो सारे मंत्री इसके अंदर शामिल है, चाहे कोई भी मंत्री हो। तो इस हिसाब से राज्यपाल कौन सी संज्ञा आएगा? जातिवाचक संज्ञा आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नाम लिखा होता किसी का तो होता था व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक यह, कोई, हम या आप।
देखो हम, ये तो हो गया निजवाचक सर्वनाम। कोई का मतलब कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक। कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। इसने पूछा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक क्या हो गया? यह का मतलब मैंने कह दिया कि यह गाड़ी है, तो इसका मतलब निश्चय है, ये फिक्स है, यह गाड़ी है, यह। ठीक है, कोई जो क्या हो गया? ये हो गया अनिश्चयवाचक। तो यह जो शब्द है वो निश्चयवाचक आएगा। हम शब्द आएगा उत्तम पुरुषवाचक, आप आएगा निजवाचक सर्वनाम, और कोई आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चारों एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं इसमें। अगला है प्रश्न नंबर 70, हरियाणा जो हिंदी का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। कौन सा शब्द विशेषण है इसमें से? ऐतिहासिक, आश्वासन, उपासना या फिर अपेक्षा। विशेषण आपको बताना है, तो इसमें से विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। विशेषण शब्द क्या होगा? ऐतिहासिक शब्द होगा। इक प्रत्यय के साथ विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, अपेक्षा का विशेषण क्या बनेगा? अपेक्षित। अपेक्षा का अगर विशेषण बना तो क्या बनता? अपेक्षित। उपासना का बनता उपास्य। ठीक है, तो ये बनेगा। आश्वासन का बनेगा आश्वस्त। ऐतिहासिक ये विशेषण है इतिहास का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। 70 प्रश्न का मतलब क्या है कि हमारी हिंदी भी यहाँ पे पूरी हो गई। 15 प्रश्न हमने हिंदी के देखे हैं, जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी पूरी हो गई। अब 15 सवाल आएंगे गणित के, 15 सवाल आएंगे रीजनिंग के। 30 सवाल हमारे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर बचे हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 71 यहाँ से गणित हमारा शुरू होता है। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 71 गणित का पहला सवाल अब हम करने वाले हैं। सवाल नंबर 71 गणित का पहला सवाल है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि 1 से लेकर जो 100 तक की हम गिनती गिने तो उसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 100 तक, इन लगातार 100 संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये पूछा है। तो इसमें अभाज्य संख्याएं होती है 25। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 हैं। अब कौन कौन सी है ये आपको बता देता हूँ। ये संख्या शुरू होती है 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद 23 हो जाएगा। 23 के बाद 29 31 37 41 43, ये ऐसे करके हैं। ध्यान रखना अभाज्य संख्या और विषम संख्या अलग अलग हैं, कन्फ्यूज मत हो जाना। विषम संख्याएं हो गई जो 2 से भाग ना हो, और अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से और 1 से भाग होती हो। 1 से और खुद से भाग होने वाली संख्या होती है अभाज्य संख्याएं। एक सवाल और आता है कई बार पेपर में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो कई बच्चे 1 लिख देते हैं, कई बच्चे 3 लगाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ये ध्यान रख लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो होता है 2, एक अभाज्य संख्या में काउंट नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, एक बार पेपर में ये सवाल आया था सीडीएस के पेपर में कि कौन सी सम संख्या अभाज्य संख्या होती है, तो सारी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, अभाज्य नहीं होती सिवाय 2 को छोड़कर। 2 एक मात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य भी संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य की बात करें तो वो 2 ही है, ये ध्यान रख लेना आपको। तो 1 से 100 तक अभाज्य टोटल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कई बच्चे 24 लगा देते हैं, वो 2 को नहीं गिनते, तो ध्यान रखना 2 भी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो 2 ही है। तो सवाल नंबर 71 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या इसमें होती है। अगला है सवाल नंबर 72, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है कि दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन ना हो। को प्राइम नंबर का मतलब वो है, यानी कि दोनों क्या HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये जो ग्रुप में दे रखे हैं दो संख्या है 12 7 3 9 21 42 43 129, इनका HCF 1 होना चाहिए, तो वो होती है को प्राइम। ये मत सोचना कि वह संख्या खुद भी प्राइम होनी चाहिए, नहीं, दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए बस। जैसे इसमें दे रखा है 12 और 7, ऑप्शन ए, ये है को प्राइम नंबर, क्योंकि 12 और 7 का HCF क्या बनता है? 1 आएगा। 3 और 9 की बात करें, इनका HCF आएगा 3,
21 और 42 का HCF कितना आएगा 21, 43 और 129 का HCF कितना आएगा 43। तो इसमें को प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 12 और 7, यानी कि दो संख्याएं चाहे सम हो विषम हो कोई मतलब नहीं है। हालांकि सम संख्याओं में तो बनेगा नहीं, दोनों ही दो संख्याएं जिनका HCF 1 है, HCF 1 होना चाहिए, वो क्या होती है को प्राइम नंबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए उसका उत्तर हो जाएगा। 12 और 7 ये दो संख्याएं हैं जो सहअभाज्य संख्याएं कही जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 73। यदि 41 0.41 पे बार का साधारण भिन्न 41/999 टाइम्स के द्वारा दी जाती है तो मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करना है, आपको ये बताना है कि n का मान कितना आएगा। तो इसमें n का मान बताना है ये कितनी बार जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसने कहा कि अगर हम इसको खोल लेंगे तो ये आएगा 41/999, तो ये नीचे 9 कितनी बार आएगा ये इसने पूछा है। कुछ भी नहीं, इस सवाल में काफ़ी आसान सवाल। देखो हम कैसे करते हैं, बार वाली संख्या लिख दी ऐसे कैसे, उसके बाद जितनी संख्या पर बार है उतने नौके लगाने हैं। तो कितने नौके आएंगे, दो ही दो नौके आएंगे नीचे, क्योंकि ऊपर 4 और 1 दो ही संख्या है, इनके ऊपर बार है, तो नीचे कितना आएगा 99 आएगा। तो इसने n का मान पूछा है तो n का मान आ जाएगा 2, और वो दिया है ऑप्शन डी के अंदर। समझ गए, इसने पूछा है n का मान क्या आएगा, यहाँ पे n आएगा, n का मान बताओ। ये जो 999 n टाइम्स दे रखा है तो n का मान कितना आएगा। तो इसमें जिसके ऊपर बार दे रखा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है हम नीचे उतने ही 9 लिखते हैं, और जितनी पर बार नहीं है उतने हम 0 लिखते हैं। तो ये तो बन गया 41, और 9 के कितने बार आएंगे 2 बार, क्योंकि 4 और 1 दोनों के ऊपर बार है ये। तो n का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 73 का। काफ़ी सोचने समझने का ये सवाल है, आराम से करना है, जल्दबाजी इसमें नहीं दिखानी है। अगला है सवाल नंबर 74। सवाल नंबर 74 में दिया है कि एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 में से 22 नंबर मिले तो उसको कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त हुए। देखो 25 नंबर का टेस्ट लिया था क्लास के अंदर, 25 नंबर का पेपर, और उस बच्चे के नंबर आ गए 22, तो उसको ये पूछा कि कितने % नंबर आए हैं। तो कितने नंबर आए हैं 22, कितने में से 25, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें गुणा में 100, 25 चौके 100, 22 गुणा 4 करेंगे तो 88। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 74 का ऑप्शन ए, यानी कि 25 में से 22 नंबर, यानी कि कितने % नंबर आए उस बच्चे के 88% नंबर उसके आए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 74 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 75, सवाल नंबर 75 का। इसमें दिया है यदि एक छात्र के अंकों में 25% की वृद्धि हो गई तो उसके टेस्ट का स्कोर 75 हो गया है, तो उसका वास्तविक स्कोर कितना है। यानी कि कोई पेपर हुआ होगा, टेस्ट हुआ होगा क्लास में, और एक स्टूडेंट के जो 25% नंबर थे वो बढ़ गए, पहले कुछ नंबर आए थे उसके बाद उसके 25% नंबर बढ़ गए। अब उसका नया स्कोर कार्ड हो गया 75, पहले उसके कुछ नंबर आए थे, अब वो बढ़कर 75 नंबर हो गए और 25% बढ़ गए। तो ये बताया कि पहले उसके कितने नंबर आए थे, ये उसने पूछा है। तो इस सवाल करने के कई तरीके हैं, जैसे परसेंटेज के मेथड से करें तो 25% कितना होता है 1/4, पहले उसके 4 नंबर आए थे, अब 25% बढ़ गए तो अब कितने नंबर हो गए 5, 5 की वैल्यू कितनी दे दी 75 दे दी, कितना गुणा दे दी 15 गुणा। तो पहले 4 नंबर थे, ये भी 15 गुणा हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौक 60, यानी कि पहले पेपर में कितने नंबर आए थे उसके 60 नंबर आए थे। समझ गए, एक तो ये होगा तरीका परसेंटेज का, भाई 25% हो गया 1/4, 4 से 5, 5 की वैल्यू 75, 4 की वैल्यू 60। दूसरा हम 100 मान के चल लिए, पहले मान लो उसके 100 नंबर आए थे उसके पेपर में, अब 25% बढ़ गए तो अब कितने नंबर आने थे उसके 125 नंबर आने थे, लेकिन 125 की वैल्यू कितनी दे दी 75, 100 की वैल्यू निकालनी है तो 125/75 गुणा में 100, 25 चौक 100, 25 5 125, 5 से काटेंगे 15 और 15 गुणा 4 करेंगे 60, उत्तर आ जाएगा। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है, एक्स मान के, मान लो उसके पहले पेपर में एक्स नंबर आए थे, अब 25% बढ़ गए तो कितने हो गए 125/100, कितने नंबर आओगे टोटल अब ये 75, तो एक्स का मान यहाँ से निकाल दो, 100 ऊपर आ जाएगा 125 नीचे आ जाएगा। तो कितने नंबर आए थे पहले उसके पेपर में 60 नंबर उसके आए थे। जो मेथड आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लो, बिल्कुल आसान सवाल है ये, परसेंटेज का सवाल है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 76। इसमें दिया है एक माली बगीचे में पौधे रोपित करना चाहता है, यदि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है और 105, 210 या 315 पंक्तियां हैं तो एक भी पौधा शेष नहीं रहता, रोपित पौधों की न्यूनतम संख्या बताओ। यानी कि कम से कम बताओ कितने पौधे उसको लगाने पड़ेंगे, ताकि अगर वो 105 एक क्यारी में 105 पंक्ति बनाए तो भी दिक्कत नहीं आए, सारे पौधे लग जाए, 210 बनाए तो भी, 315 लगाए तो भी।
इस सवाल में क्या करना है कि इन तीनों का आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है? इन तीनों का एलसीएम लेना है। वो आ जाएंगे न्यूनतम पौधे, ठीक है। उतने पौधे इसको कम से कम लगाने पड़ेंगे जो इनका एलसीएम होगा 105, 210 और 315 का। उसके बाद क्या होगा, जितनी ये पंक्ति है, चाहे 105 की पंक्ति बना ले, चाहे 210 पंक्ति लगा ले, चाहे 315, कोई पौधा शेष नहीं बचेगा। तो 105, 210 और 315 इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 630। 105, 210 और 315 इनका एलसीएम निकालना है और वो आ जाएगा 630 आ जाएगा। तो एक माली को कम से कम कितने पौधे लगाने पड़ेंगे? 630 पौधे उसको कम से कम लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ही आता, उसमें इनका एचएफ निकाला जाता है। उसमें पूछता है कि कम से कम कितने पौधों की एक लाइन बनेगी, ठीक है। वो अलग स्टेटमेंट होती है, उसकी ध्यान रखना। इसमें पहले इसने दे रखी है कि पौधों की लाइन बनती है इतनी, 105 लाइन बनाए, 210 या 315 लाइन, और एक भी पौधा शेष नहीं रहता। इसका मतलब है कि जो पौधे लगाएगा वो 105 का भी मल्टीपल है, 210 का भी और 315 का भी, और वो होता है इन तीनों का एलसीएम, ठीक है। तो 630 इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 76 का। अगला सवाल नंबर 77, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ये आपको सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करो। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ दिया तो 6 हो गया 6। इसके बाद ये देखो कितना दे रखा है 24, 28 में से 4 गए तो 24, ये बीच में क्या है? भाग का निशान है, ठीक है। आगे 5 जोड़ दिया और लास्ट में -2 कर दिया। तो 24 को 6 से भाग दें कितना आएगा? 4। तो 5 + 4 - 2, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। तो ऑप्शन बी उत्तर हो, ये भाग का निशान है बीच में, ये प्लस नहीं भाग का निशान है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा 7। ऑप्शन बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 77 का। अगला सवाल नंबर 78, यदि x + 4, x + 5, x + 7, x + 9 ऑब्जर्वेशन का माध्य यानी कि जो मीन है वो 9 है, तो अंतिम 3 का मीन कितना होगा? देखो ये संख्याएं दे रखी है x + 4, x + 5, x + 7 और x + 9, इनका मीन दे रखा है। मीन बोले तो इनका एवरेज, मीन क्या होता है? एवरेज होता है, जो माध्य होता है वो। उसके बाद इसने पूछा कि लास्ट के तीनों का मीन बताओ, x + 5, x + 7 और x + 9 का, ये आपको बताना है। तो देखो अगर नॉर्मल भी हम देखें तो इन तीनों का मीन कितना होगा? x + 5, x + 7, x + 9, 3 विषम संख्याएं हैं, तो इनका जो मीन होगा, तीनों में बराबर गैप है, तो बीच वाली संख्या इसका मीन हो जाएगी। तो हिसाब से देखें तो इसका मीन कितना होना चाहिए? x + 7 इसका मीन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x का मान निकालना होगा। x का मान कैसे निकलेगा? x + 4, x + 5 जमा x + 7 जमा x + 9, ठीक है। कितनी संख्याएं हो गई ये सारी? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से इसको भाग दे दो, और एवरेज दे कितना रखा है? 9 के बराबर, ठीक है। x कितनी बार आ गया? 5 बार। 5x प्लस ये जोड़ोगे तो 5, 4, 9, 9, 18, 7, 26, 5x + 18, 7, 25, 5x + 25/5 बराबर 9। यहाँ से x का मान निकलेगा पहले, और x का मान जो निकलेगा तो x का मान आएगा हमारा 4। संख्या क्या क्या हो जाएगी? 4, 8, 9, 11 और 13, ये 5 संख्याएं हैं, इनका मीन 9 आएगा। अब इसने कहा कि लास्ट के 3 का बताओ, तो लास्ट के 3 ये है 9, 11, 13, इनको जोड़ के 3 से भाग दे दो। या फिर अपना एक था x + 7, इनका एवरेज आया था, तो x के मान कितना है? 7, तो 7 जमा 4 कर दो 11 हो जाएगा। जैसे मर्जी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 11, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है प्रश्न 79 नंबर 79। इसमें दिया है 3 संख्याओं का योग है 134, यानी कि 3 संख्याओं को जोड़ दिया है 134। दूसरी से पहली का अनुपात 3:4 है, तीसरी से दूसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या बताओ। 3 संख्याओं का जोड़ दे रखा है 134। इसमें देखो अनुपात में कॉमन संख्या है, दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात, और तीसरी संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दे रखा है। देखो अगर दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात, यानी कि दूसरी संख्या यहाँ पे है और पहली संख्या यहाँ पे है, तो दूसरी 3 है, तो पहली संख्या क्या होगी? 4। आगे अनुपात दिया है तीसरे नंबर का और दूसरे नंबर का, थर्ड नंबर और सेकंड नंबर का, वो अनुपात है 5:8। यहाँ पे सेकंड नंबर दे रखा 8, यहाँ पे सेकंड नंबर दे रखा 3, तो सेकंड नंबर दोनों में कॉमन है, वो बराबर बनाओ पहले।
ठीक है, देखो इस सवाल में क्या करना है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, 3 नंबर हो गए, 3 संख्याएं होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों का जोड़ दे रखा है। ए बी सी करके मान लो, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी। ए अनुपात बी कितना दिया है, देखो ये जो दे रखा है ये बी अनुपात ए दिया है, दूसरी संख्या का पहली से अनुपात 3:4, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 4:3। ये दे रखा है सी अनुपात बी, तो बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 8:5। अब बी दोनों में कॉमन है, बी का मान बराबर होना चाहिए, तो ऊपर वाली भिन्न को 8 से गुणा कर दो, नीचे वाली भिन्न को 3 से गुणा कर दो, तो बीच का जो बी का मान है वो 24 कॉमन हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा कितना आएगा 8 चौक 32, और ये 8 तिया 24, और ये 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 3 5 15, 32:24:15 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये इनका अनुपात दिया गया है। इसके बाद इसमें से तीनों का जोड़ दे रखा है, इन तीनों को जोड़ को 134 के बराबर दे रखा है, वहाँ से सेकंड नंबर 24 का मल्टीपल निकाल दो। ठीक है, ये इसमें दिया गया है सारा का सारा, ये हो जाएगा इसका। अगर इसमें ऐसे भी मान लो कि अगर ये ए है ये बी दिया है तो 3:4 हो जाएगा, और बी अनुपात सी दिया है तो 5:8 हो जाएगा। इसका सही तरीका है जो आपको समझा दिया, उसी तरीके से आपको ये करना है। सवाल नंबर 79 का। अगला है सवाल नंबर 80। इसमें क्या दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 520 है तो अंकित मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य दे दिया 520 रुपये, क्रय मूल्य कितना दे दिया 520 रुपये दे दिया। अब उसने क्या कहा कि उसको 20% लाभ पर उसने बेचा था, क्रय मूल्य दे दिया 520 रुपये, 20% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या आएगा, सेलिंग प्राइस 520 का 120/100। यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। विक्रय मूल्य दे दिया, 20% लाभ पर बेच रही है वस्तु, तो 520 का 120/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले निकलेगा इसका वस्तु का क्रय मूल्य निकलेगा, ना सॉरी विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, अब ये जो विक्रय मूल्य आएगा ये आएगा 12 दूनी 24 और 12 5 60 61 62 624 रुपये में। 624 रुपये में उसने वस्तु बेची है, लेकिन कब, उसने अंकित मूल्य पर 22% छूट देने के बाद। देखो सेलिंग प्राइस अपना कितना आ गया 624 रुपये, लेकिन उसने जो MRP था, जो मार्क प्राइस था जो, उस पर इसने छूट दी थी 22%, तो मार्क प्राइस का 88% ही तो 78% ही तो रह गया, समझ गए। यानी कि मार्क प्राइस का जो 78% था वही तो सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस का 78/100 ये आता सेलिंग प्राइस, और वो कितना 624। हमें यहाँ से मार्क प्राइस निकालना, 100 ऊपर आ जाएगा, 78 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दो, ये 4 से कट जाएगा और 8 से कटेगा, 7 8 56, 8 से कट जाएगा। ठीक है, और 8 गुणा 100 करेंगे तो 800, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। देखो क्रय मूल्य दे रखा है, 20% लाभ पे बेची थी तो वहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य आएगा 624 रुपये। उसके बाद ये कहा कि अंकित मूल्य पर 22% की छूट देकर बेचा है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये था तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 78, 78 का मान आ गया हमारा 624, 100 का मान निकालना वो आ जाएगा 800 रुपये। ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस सवाल में MP 100 रुपये मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में कॉस्ट प्राइस इसने दे रखा है 520 रुपये। तो इस यहाँ से सीधा ही विक्रय मूल्य निकाल दो, विक्रय मूल्य के बाद अंकित मूल्य आप निकाल सकते हो सीधा का सीधा इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 81। 81 नंबर में क्या दिया है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए निश्चित सालाना दर पे चक्रवृद्धि राशि 3300 और 3630 रुपये है, तो यह राशि कितनी है। यानी कि दूसरे और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज के बाद टोटल राशि हो जाती है 3300 रुपये और 3630 रुपये ये राशि हो जाती है। तो हमें मूलधन बताना है क्या होगा। ठीक है, ये ब्याज दिया गया है, देखो दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 3300 रुपये, तीसरे साल कितना मिला है 3630 रुपये मिला है। यानी कि ब्याज एक साल का कितना बढ़ गया, 3300 रुपये मिला था दूसरे साल, तीसरे साल मिल गया 3630 रुपये, कितना ब्याज बढ़ गया 330 रुपये। एक साल में कितना ब्याज बढ़ा है 330 रुपये ब्याज बढ़ा है। ठीक है, कितने पर 3300 पर, यानी कि ब्याज की दर कितनी आ गई 10%, ब्याज की दर कितनी आ गई 10% आ गई। अब इसने ये कहा है कि दूसरे साल का 3300 रुपये है, तो पहले साल का कितना हो जाएगा भाई 10 का 11 हुआ था,
11 की वैल्यू 33 है, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। मूलधन कितना था 30,000 रुपये इसका मूलधन था। ठीक है, 30,000 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। सवाल नंबर 82 दिया है, ए उतने ही समय में एक निश्चित काम करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं, यानी कि ए की एफिशिएंसी वो है बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है। उसके बाद दे रहा कि ए और बी एक साथ 8 दिन काम करते हैं और सी अकेला 40 दिन में काम करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये इसके अंदर पूछा गया है। देखो सबसे पहले ए की क्षमता दे रखी है बी प्लस सी के बराबर। ए मान लो 5 दिन में काम करता है, तो बी और सी मिलकर भी उसको 5 दिन में ही काम करेंगे, ये दिया गया है। उसके बाद दिया है कि ए प्लस बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, सी उस काम को 40 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम ले लो, पहले टोटल काम आ जाएगा 40, 8 5 40। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता आ जाएगी 6 और ए की क्षमता है बी प्लस सी के बराबर, यानी कि बी प्लस सी की जगह हम ए रख देंगे। 2 ए की वैल्यू आएगी 6, ए की वैल्यू आ जाएगी 3, ए की क्षमता 3 आएगी, बी प्लस सी की क्षमता 3 आ जाएगी। वहाँ से हम इसको सवाल को सोल्व कर लेना है आसानी से। सारी क्षमता दे रखे, गुणा भाग लास्ट में करना है और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में उसको करेगा फिर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 83 दिया है, इसमें दिया है ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मुंबई से पुणे जाता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर वापस मुंबई से पुणे लौटता है। देखो पहले ए से बी तक गया 80 की स्पीड पे, वापस उसने अपनी स्पीड 50% बढ़ा दी। देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटा पहले स्पीड थी, अब वापस इसने 50% बढ़ा दिया, यानी कि 80 का 50% 40 और बढ़ा दिया। वापस कितनी की स्पीड से आएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत गति पूछे तो औसत गति का फार्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, x का मान 80, y का मान 120, तो औसत स्पीड क्या आएगी 2 गुणा 80 गुणा में 120 बटे में x प्लस वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 से 2 12 × 96। समझ गए। औसत गति का निकालने का फार्मूला है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। x का मान 80 दे रखा, y हो जाएगा इसका 50% बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 84 है, ये टेबल दिया गया है, यहाँ से इसको सोल्व करना। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द राइस पर ईयर आपको निकालना है। एवरेज प्रोडक्शन आपको इस सवाल के अंदर निकालना है, एवरेज कितना होगा। और ये एवरेज जो निकालना है इसमें कुछ नहीं करना, इन सभी को जोड़ दो, क्योंकि राइस प्रोडक्शन दिखा रखी है ना इतने किलो, इन सभी को जोड़ दो और 5 साल का तो 5 से भाग दे दो, इन सभी को जोड़ दो, इधर वाला कोई काम नहीं है। ठीक है, 520, 570, 680, 720, 850, इन सभी को जोड़ के 5 से भाग कर दो, इनका जोड़ आएगा 3340, इसको 5 से भाग करेंगे तो 665 आ जाएगा। और ये 1000 किलो के हिसाब से तो 665 के बाद में 3 जीरो आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो है इसका उत्तर जाएगा 668 आएगा, सॉरी 668, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 84 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। इन सभी को जोड़ के 5 से भाग देना है, ये औसत आ जाएगा। गणित का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 85। इसमें क्या दिया है, 2 प्रकार के अनाज, इनका मूल्य है 202 रुपये प्रति किलोग्राम और 250 रुपये प्रति किलोग्राम। इनको 7:5 में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम में मूल्य कितना होगा। देखो ये मान लो 202 के ले लिए 7 किलो और 250 वाले रेट के ले लिए 5 किलो। इनको मिलाना है और मिला के लास्ट में किससे भाग दे देना है, टोटल कितने गेहूँ हो गए 12 किलो से। तो 202 ये रेट है गेहूँ का, कितने ले लिए 7 किलो, जमा 250 रुपये वाले गेहूँ कितने ले लिए 5 किलो। इनको टोटल गेहूँ से भाग कर दो, टोटल लिए कितने हैं 7 + 5 12 से, ये सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट मिश्रण इसमें पूछा है, ये इसका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। और ये आएगा, इनकी जो जोड़ घटा गुणा करेंगे, ऊपर वाले का जोड़ आ जाएगा 2664, नीचे आएगा 12 और एक काटेंगे तो कितना आ जाएगा 222। तो परिणामी मिश्रण किस रेट का हो गया 222 रुपये प्रति किलोग्राम का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 15 सवाल थे गणित के जो हमने कर लिए, यहाँ पर हमारा गणित पूरा हो गया। अब लास्ट के 15 सवाल बचे हैं और वो बचे हैं रीजनिंग के। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर सारे प्रश्न हमने कर लिए। अब लास्ट के सवाल बचे हैं रीजनिंग के। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स, सारी पीडीएफ वगैरह मिलेगी। पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक करते हैं हम रीजनिंग का, सवाल नंबर 86 से। सवाल नंबर 86 जो रीजनिंग का पहला सवाल है, और ये सवाल है कथन और निष्कर्ष का। इसमें ये 3 कथन दिए गए हैं और उसके आधार पर ये 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना इन कथनों के आधार पर कि कौन सा निष्कर्ष सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तो फिर दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो सवाल नंबर 86 में जो कथन दिया है, प्रश्न नंबर 86 में वो कथन है कि कुछ नारियल तेल हैं, कुछ नारियल हैं ये तेल हैं, कुछ तेल कवि हैं, कुछ तेल है वो कवि हैं, और कुछ कवि पत्रिकाएं हैं। ऐसे हो गया, ओडी का निशान बन गया, ये मतलब एक कम रह गया। ये नारियल है, ये तेल है, और ये कवि हैं, और ये पत्रिकाएं हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ें इसमें दे रखी हैं हम। अब पहला निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ कवि तेल है, कवि और तेल, ये तेल है और ये कवि है, कुछ कवि तेल है, ये बिल्कुल ये हिस्सा कॉमन है दोनों के बीच में, तो निष्कर्ष 1 सही हो गया। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ नारियल कवि हैं, नारियल और कवि, नारियल पहले नंबर पर, कवि तीसरे नंबर पर, और इनके बीच में कोई सीधा संबंध नहीं दिया गया। कुछ नारियल कवि है, नारियल और कवि के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं है, इसका मतलब निष्कर्ष 2 इसमें गलत है। तो इस प्रश्न में केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 सही है। और ये कहाँ पर दिया है, ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर, ओनली 1 फॉलोज, केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका जब सॉल्यूशन देखोगे उसमें ऑप्शन डी उत्तर मिलेगा जो गलत दिया गया है, ऑप्शन बी उत्तर आएगा, केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। अगला है 87 नंबर, सवाल नंबर 87, और 87 में इसमें क्या दिया है वो पढ़ो। कोई व्यक्ति है वो दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की तरफ मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा 4 किलोमीटर चला, थोड़ी देर रुका और फिर 3 किलोमीटर चला। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है ये आपको बताना है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है ये आपको बताना है। ऐसे सवाल करने से पहले सीधा सा है, सबसे पहले आप दिशा डायरेक्शन बना लो 4, ऐसे करके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इधर ये वेस्ट हो गई, ये 4 डायरेक्शन आपने बना ली। अब करते जाओ जो जो बोला वो साइड में। दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर, यानी कि पहले चला नीचे 5 किलोमीटर चल दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना चल दिया, 5 किलोमीटर चल दिया, आ गया नीचे, यहाँ से शुरू हुआ था ये पॉइंट ए से इसने शुरू किया था, 5 किलोमीटर नीचे चला। उसके बाद बाएं मुड़ा, तो नीचे की साइड मुड़ा तो इसका लेफ्ट होगा इधर, बाएं मुड़ के कितना चला, 7 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद उत्तर की तरफ मुड़ा, उत्तर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ, और 3 किलोमीटर चल दिया, ये 3 किलोमीटर हो गया। उसके बाद पश्चिम की तरफ लेफ्ट की साइड, और 4 किलोमीटर चला, तो ये यहाँ से चला 4 किलोमीटर चल दिया ये। उसके बाद थोड़ी देर रुक गया, यहाँ पे रुक गया इस पॉइंट पे आके, फिर 3 किलोमीटर और चल दिया, 4 से 3 किलोमीटर और चल दिया, तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो पहले 4 चला था, फिर 3 चला था, 7 किलोमीटर हो गया टोटल, और पहले भी इस दिशा में 7 किलोमीटर ही गया था, 7 किलोमीटर वापस आ गया, तो मतलब इसी लाइन पे आ गया। अब पूछा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, ये ए है और अब आ गया पॉइंट बी पर। ए से लेकर ये नीचे तक की टोटल दूरी थी 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इधर चल लिया, तो ये दूरी कितनी बच गई, 2 किलोमीटर की बच गई। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है वो, 2 किलोमीटर पर है, यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा 2 किलोमीटर। जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया वैसे वैसे आप घुमाते जाओ, आपका सही उत्तर निकलेगा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 88। इसमें दिया है जगन अपने घर से दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं 90 डिग्री पर मुड़ा और 12 किलोमीटर एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर से घर तक पहुंचने की कम से कम दूरी क्या होगी। देखो अगर किसी सवाल में ऐसे पूछे ना कम से कम दूरी क्या होगी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पाइथागोरस लगेगी, आंख बंद करके लगा देना। एक है 12 किलोमीटर, एक 9 तो 12 का स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर, इनका रूट ले दो, 144 जमा 81 225, 15 बन जाएगा, 15 किलोमीटर उत्तर आएगा। चाहे डायग्राम बना के देख लो। ऐसे है भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। शुरू में हो दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट की साइड, ऐसे नीचे की साइड कितना चला भाई, 9 किलोमीटर। फिर 90 किलोमीटर, 90 बाएं मुड़ा, 90 डिग्री बाएं मुड़ा, तो अब किधर मुँह होगा इसका, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। भाई पहले साउथ ईस्ट में था, अब 90 डिग्री घूम गया तो
नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुँह आ गया, ये 90 डिग्री घूम गया। अब कितना चला, 12 किलोमीटर। अब इसकी दूरी पूछिए, ये दोनों के बीच की दूरी 12 का स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा 15 किलोमीटर। अगला है सवाल नंबर 89। ये भी जो है दिशा का ही सवाल है, आपको खुद से कर लो या फिर मैं करवा देता हूँ एक बार फिर। 20 मीटर पूर्व में चला, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। पहले यहाँ से चलेगा 20 मीटर, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि नीचे की साइड मुड़ गया, फिर 20 मीटर चल गया, फिर वो बाएं मुड़ा, इधर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चला, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऊपर घूम गया, 20 मीटर चला। ये 20 इधर चला था, 20 इधर, ये कट जाएगा। ये पहले प्रारंभिक बिंदु से 20 और 10 30 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। 30 मीटर इसकी दूरी आ जाएगी प्रारंभिक बिंदु से, और वो आ जाएगी, डायरेक्शन इसने पूछी है तो वो आ जाएगी पूर्व की तरफ, 30 मीटर पूर्व। आप बना के देख लेना, ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा इसका। अगला है सवाल नंबर 90, और ये भी है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का पहला कथन है कि सभी टॉनिक्स विषाक्त पदार्थ है। ये टॉनिक्स हो गया, ये विषाक्त पदार्थ हो गया। सभी विषाक्त पदार्थ जहर है, ये सारे विषाक्त पदार्थ जहर हो गया। ये जहर है, ये विषाक्त पदार्थ है, और ये टॉनिक्स है। पहला निष्कर्ष है कि कुछ जहर, सभी जहर टॉनिक्स हैं। सभी जहर टॉनिक्स तो बिल्कुल गलत है, जहर टॉनिक्स है ही नहीं, सारे नहीं है। सभी जहर टॉनिक्स नहीं है, कोई ऐसा संबंध नहीं दिया गया। दूसरा है कि कुछ जहर टॉनिक्स है, वो बिल्कुल, कुछ जहर टॉनिक्स ये वाला हिस्सा, कुछ जहर टॉनिक्स ये वाला हिस्सा कॉमन है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 का ही अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, और ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। अगला है प्रश्न नंबर 91, और ये भी है कथन और निष्कर्ष का। 91 में कथन और निष्कर्ष इसमें दिया है। कथन क्या दिया है, सभी टिड्डियाँ कीट है। सभी टिड्डियाँ कीट हैं, ये टिड्डी हो गई और ये कीट हो गए। सभी कीट कीड़े हैं, ये कीड़े हो गए। ये क्या है, कीड़े। ये बीच वाला क्या हो गया, कीट, और ये अंदर वाला क्या हो गया, टिड्डे। टी मान दिया, टिड्डे। अब निष्कर्ष क्या है, सभी टिड्डे कीड़े हैं, बिल्कुल। टिड्डे एकदम अंदर, कीड़े एकदम बाहर है, तो सभी टिड्डे कीड़े हो गए। सभी कीट टिड्डे हैं, सभी कीट ये हैं, और टिड्डे अंदर वाला, बाहर से अंदर क्या आ रहा है, गलत हो गया। ठीक है, सभी जो टिड्डे हैं वो कीट हो सकते हैं, लेकिन सभी कीट टिड्डे नहीं होंगे। तो निष्कर्ष 2 का पालन नहीं करेगा, केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करेगा, और ये दिया है ऑप्शन 1 के अंदर। केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। ठीक है, सवाल नंबर 92 दिया है। अब सवाल नंबर 92 सिटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल दिया गया है, और इसको आपको बनाना है जैसे जैसे इसमें बोला गया है उस हिसाब से आपको सिटिंग अरेंजमेंट ये करके दिखानी है। प्रश्न है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष दाएं ओर से 30वें नंबर पर हैं। दायां ओर यही बनेगा, यानी कि राइट साइड से ये इधर से चलेंगे तो 30वें नंबर पर है। यहाँ पर है मनीष। ठीक है, यहाँ पे मनीष है दाएं ओर से 30वें नंबर पर। कविता बाएं ओर से 20वें नंबर पर है, इधर से चलेगी लेफ्ट साइड से लाइन। यहाँ पे कविता है, और ये किसने नंबर पर है, 20वें नंबर पर है कविता। आगे क्या कह रहा है कि जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो मनीष जो हो दाएं ओर से 35वें नंबर पर हो जाता है। अब अपना स्थान बदल लिया तो यहाँ पे आ गया मनीष, कविता आ गई यहाँ पे। अब क्या है कि मनीष जो हो दाएं ओर से 35वें नंबर पर आ जाता है। पहले कितने नंबर पर था, मनीष दाएं से पहले 30वें नंबर पर था। अब ये सड़क के कितने नंबर पर आ गया, 35वें नंबर पर। इसका मतलब पता क्या है कि पहले ये तो 20 फिक्स ही है। अब मनीष के लेफ्ट में कितने हैं, 20। राइट साइड से कितने नंबर पर है, 35 नंबर पे। समझ गए, मनीष लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है, 20वें नंबर पर, क्योंकि कविता पहले बैठी थी यहाँ पे, वो लेफ्ट साइड से 20वें नंबर पर थी। अब जगह बदली तो मनीष आ गया, वो भी लेफ्ट साइड से 20वें नंबर पर ही रहेगा। राइट से हो गया 35वां, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 30 और 35, 20 और 35 55, और एक बच्चा 2 बार कॉमन है तो एक हटा दो, 55 में से एक गया तो 54। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। जैसा जैसा बोला वैसा करते जाओ, अपने आप उत्तर निकल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला है सवाल नंबर 93। उस विकल्प का चयन करें जो अलग है। राजीव गांधी, प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। ये चारों के चारों जो है ना, इसमें नाम पढ़ो, ये सारे भारत के नेता हैं, राजनेता रह चुके। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके,
ये भारत के प्रेसिडेंट रह चुके, ये भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी और ये भी भारत के प्रेसिडेंट थे। अलग क्या हो गया, राजीव गांधी, ये प्रधानमंत्री थे, बाकी तीनों भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है। सवाल नंबर 94 है, इसमें बताना है कौन सी आकृति अलग है। कौन सी आकृति अलग है। देखो स्ट्रेट लाइन, इसमें भी लाइन, इसमें भी सीधी लाइन, लेकिन इसमें 2 लाइन दे रखी है, लाइन में ब्रेक हो रखा है बीच में। ऑप्शन डी वाली जो लाइन है उसमें 2 लाइन है, या फिर ऐसे कह सकते हो लाइन के बीच में ब्रेक है। ठीक है। सवाल नंबर 95 है, ये भी है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का। कथन ने कहा कि रंजन ने लता से कहा मेनका का एक सुंदर घर है। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि मेनका जो है उसका घर सुंदर है। अब निष्कर्ष क्या है, रंजन एक सिविल ठेकेदार है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई रंजन एक सिविल ठेकेदार है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। लता को घरों का शौक है, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। भाई उसने तो सिंपल ये कहा था भाई उस व्यक्ति का घर सुंदर है। अब ये थोड़ी ना कि वो सिविल इंजीनियर है या फिर जो जिसको बता रहा है उसको घरों का शौक है। दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं इसमें। ना तो निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता और ना ही निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ना तो 1 का अनुसरण करता, ना ही 2 का करता। 96 नंबर है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें 3 ऑप्शन है वो एक पैटर्न पर है, चौथा अलग है, वो बताना है कि चौथा ऑप्शन कौन सा अलग है। ठीक है। जैसे टी से डब्लू पर गए, टी यू वी डब्लू कितना जोड़ दिया 3। डब्लू से क्यू पर गए 6 कम हो गया। ठीक है। ई से एच पर गए 3 जोड़ दिया, एच से बी पर गए 6 कम हो गया। यू से एक्स गए 3 जोड़ दिया, एक्स से आर पे गए 6 कम हो गया। यानी कि पहले 2 अक्षर में 3 जुड़ गए और अगले 2 में 6 का गैप आ गया। लेकिन यहाँ देखो एम से क्यू तक 3 आना था, लेकिन यहाँ पे कितने का गैप है 4 का। क्यू से एच 6 आना था, गैप कितने का है 9 का। तो इसका मतलब ऑप्शन ए है जो अलग है इनमें से। एम क्यू एच है वो असंगत है, वो इन सबसे अलग दिया है। ठीक है। 97 नंबर का है, ये कारें दे रखी है, ये सारी सीटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बना के दी है। कार खड़ी कर रखी, 6 कार हैं अलग अलग पार्किंग में, अलग अलग डिटेल के हिसाब से। सवाल क्या है, एक्स के तुरंत बाईं ओर कौन सी कार है। ये एक्स हो गया, एक्स के तुरंत बाईं ओर कौन सी कार है, वो आएगा वी। एक्स के तुरंत बाईं ओर कौन सी कार खड़ी है, वो खड़ी है वी खड़ी है। देखो इसमें डायग्राम बना के दे रखा है इनकी अरेंजमेंट, नहीं तो हमें ये बनानी पड़ती अगर पेपर में नहीं दी होती तो। ठीक है। तो एक्स के तुरंत बाईं ओर बैठा है वी, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 98 दिया है, भूरी नीली काली वायलेट सफ़ेद इंडिगो पर्पल रंग की 7 बोतल बाएं से दाएं रखी है, अलग अलग कंडीशन दी है, सफ़ेद और पर्पल किसी भी कोने में नहीं है। ठीक है। सफ़ेद और पर्पल किसी भी कोने में नहीं है। दूसरी जो लाइन दी है वहाँ से हम शुरू करते हैं। अब भूरी बोतल वायलेट बोतल के तुरंत दाएं है। कितनी बोतल हैं, 7 हैं, 1 2 3 4। पहले इन 7 की जगह बना लेते हैं आराम से ऐसे छोटा करके। ठीक है। ये इधर राइट साइड में हमारे पास खूब जगह है, यहाँ पे हम बनाएंगे। अब 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। भूरी बोतल जो है वो वायलेट बोतल के तुरंत दाएं और सफ़ेद बोतल के तुरंत बाएं है, यानी कि भूरी है यहाँ पे, तो इधर तो क्या आएगा सफ़ेद आएगा इसके। भाई सफ़ेद के तुरंत बाएं और तुरंत दाएं किसके हैं, वायलेट के, ये वायलेट आएगा। यानी कि 3 बोतल तो ऐसे फिक्स हो गई, वायलेट भूरी और सफ़ेद। हमें एक का लोकेशन पता करना, तीनों एक साथ फिक्स कर देंगे फिर अब। ठीक है। इसके बाद है कि सफ़ेद बोतल वायलेट और भूरी बोतल के केंद्र में नहीं है, वायलेट और भूरी के केंद्र में है नहीं, तो गलत दे रखी। इस स्टेटमेंट की तो हमें ज़रूरत भी नहीं थी, तीसरे वाले की तो, तीसरे वाले स्टेटमेंट की तो हमें ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है। अगला दिया है कि काली बोतल पर्पल बोतल के तुरंत बाएं है। ये पर्पल बोतल है, इसके तुरंत बाएं कहाँ है, काली बोतल इधर है। पर्पल बोतल के तुरंत बाएं काली बोतल है। आगे दिया है नीली बोतल ना तो अंतिम छोर से पहले वाली बोतल है और ना ही किसी छोर पर है। देखो किसी छोर पर 3 बोतल नहीं है, वाइट भी नहीं है, पर्पल भी नहीं है और ब्लू भी। ये 3 बोतल ऐसी हैं जो किसी भी छोर पर नहीं है। ठीक है।
इसके अलावा एक चीज़ और दे रखी, जो नीली बोतल है वो अंतिम से पहले वाली बोतल, यानी कि यहाँ पर भी नीली बोतल नहीं आएगी। ठीक है, अब इन तीनों को अगर हम अरेंज करें, अगर ये सारी बोतलें अगर हम अरेंज करें तो देखो सबसे पहले तो तीनों बोतल एडजस्ट करनी है हमें। अब अगर हम तीनों बोतल यहाँ 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 लगाते हैं भाई, तीनों बोतल अगर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर लगाएं तो एक साथ काली और पर्पल कहीं नहीं आएगी। काली और पर्पल अगर यहाँ लगाते तो फिर किनारों पर आएगी कौन सी बोतल, किनारों पर ब्राउन बोतल आएगी या फिर ब्लू बोतल आएगी, जो नहीं बैठाना। इसका जो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा, इसका प्रॉपर जो सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा, तो सबसे पहले कौन सी थी, वायलेट, उसके बाद थी भूरी बोतल और उसके बाद थी वाइट बोतल। पहले तो तीन ऐसे कैसे दे रखी थी। उसके बाद इसने दी थी जो पर्पल बोतल है उसके एकदम लेफ्ट में है काली बोतल, पर्पल के एकदम लेफ्ट में कौन सी थी, ब्लैक। 5 बोतल हो गई, छठी और सातवीं। अब इसने दे रखी जो नीली बोतल है वो सेकंड लास्ट नहीं है, तो नीली बोतल यहाँ पे आएगी। लास्ट में बची कौन सी, इंडिगो। तो ऐसे बनेगी ये, वायलेट बोतल, भूरी बोतल, वाइट बोतल, नीली बोतल, ब्लैक बोतल, पर्पल बोतल और इंडिगो बोतल। ये सिटिंग अरेंजमेंट बनेगी। प्रश्न है कि पंक्ति के बीच में कौन सा है, तो वो है नीली बोतल। पंक्ति के बीच में कौन सी बोतल है, नीली बोतल है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 99। 8 246 3 3 7 213 3 5 क्या आएगा, यानी कि 8 और 3 का जो संबंध है वो 246 बना रहा है। ऐसे 3 और 7 का आपसी संबंध 213 बना रहा है, तो उसी पैटर्न पर 3 और 5 क्या बनाएंगे। ठीक है, देखो 8 और 3 की गुणा करेंगे कितना आ गया, 24, और इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। भाई 7 और 3 को जोड़ेंगे, 7 और 3 की गुणा करेंगे 21, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे 5 और 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 15, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, 156 उत्तर आ जाएगा। समझ गए। पहले और तीसरे अंक की गुणा करनी है, पहले और तीसरे अंक की गुणा कर दो, उसके बाद इन्हीं दोनों अंकों का जोड़ दो, इन्हीं दोनों अंकों को इसके साथ लिख दो। 24 आ गया पहले तीसरे गुणा, अब इनका जोड़ कितना है, 6, उसको 6 को साथ लिख दो। इन दोनों की गुणा करो, 7 और 3 21, अब इनका जोड़ कितना होगा, 3, इसको साथ लिख दो। 5 और 3 की गुणा करेंगे 15, इनका जोड़ कितना होगा, 6, एक साथ लिख दो। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए 156। सवाल नंबर 100, आखिरी सवाल इस प्रैक्टिस सेट का, और इसमें पूछा एक क्वेश्चन मार्क है, जो एक्स है यहाँ पर क्या आएगा। देखो सीधा देख रहा है, 5 और गुणा 4 20, 5 चौक 20, 8 तिया 24, तो 9 चौक 36। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 34। हरियाणा सीटी एग्जाम के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट करने लग रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 34, इसके 100% हमने डिटेल में देखे हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर नॉलेज हब चैनल का लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम पर वो चैनल ज्वाइन कर लेना है। पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब सब्सक्राइब कर लेना है। ये टेस्ट सीरीज़ आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा दी गई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनकी दी गई है। 34 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। अगली क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 35। 100% हमने इस क्लास में देखे हैं, सभी क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन हमने देखा है। तो चलिए यही था आज की क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 35 के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।